चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको सेकंड लॉ बता दिया था, उसी में थोड़ा-सा और आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल कराऊँगा मैं, ठीक है? तो सेकंड लॉ मैंने बताया था जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। तो 1-2 चीज़ें और इसमें मैं बताता हूँ, शाम वाले बैच में तो मैंने बता दी थी, मॉर्निंग वाले बैच में नहीं बता पाया। तो 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, पहले सेकंड लॉ पर, ठीक है? तो एक तो ये मैंने ग्राफ बताया था। ये जैसे P और T, P यहाँ मोमेंटम और T टाइम। तो मोमेंटम और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ हो, जैसे कि ये है, ऐसे ये कोई ग्राफ है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो अगर इन पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट हमें फ़ोर्स बताएगी, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमें फ़ोर्स बताएगा। जैसे ये है, ये है, ये है। क्योंकि मैंने आपको पहले जो ग्राफ पढ़ाया है, तो ग्राफ में मैंने बताया था कि जो स्लोप होता है वो dy/dx होता है। तो यहाँ स्लोप ऑफ पीटी, पीटी से मतलब यहाँ मोमेंटम टाइम ग्राफ, और ये हमें क्या देगा dp/dt। और कल हम देख चुके हैं ये क्या होता है, फोर्स। और अगर हम यहाँ पे स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकाल रहे हैं, तो dp/dt, और उसे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए बी सी पॉइंट तीनों पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा dp/dt, वो हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स देगा। और अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करें, ठीक है, तो dp/dt यानी ये इंस्टेंटेनियस फोर्स आ गया। और इसके साथ-साथ हम ये भी बता सकते हैं कि ए पॉइंट पे जो है FA, उसका स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फोर्स पॉजिटिव है। बी पॉइंट पर स्लोप 0 है, तो फोर्स 0 है। और सी पॉइंट पे स्लोप आप देख सकते हैं नेगेटिव है, तो फोर्स क्या है, नेगेटिव है। एक बात तो मैंने ये बताई थी शाम वाले बैच में। तो सुबह जो बच्चे पढ़ते हैं वो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और अभी भी कई बच्चों ने मुझे लगता है मैसेज मेरा नहीं देखा है, तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को कन्वे कर सकते हैं, सो दैट दे गेट लाइव राइट नाउ। बाकी तो मैं इसको अपलोड कर ही दूँगा यूट्यूब पर। तो आप ये नोट करिए, और नोट करने में अगर टाइम लगा करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेस्ट है। ठीक है? इसके अलावा मैंने बताया था कभी-कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएँगे इसमें। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वेक्टर में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि आपको वहाँ मोमेंटम दिया होगा, ठीक है? मोमेंटम p वेक्टर, और ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा cos t i कैप और sin t j कैप। कुछ इस टाइप में साइन और कॉस के फॉर्म में मोमेंटम दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि फोर्स और मोमेंटम में एंगल क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर मैं पहले बताता हूँ, सॉल्व बाद में करूँगा। इसका आंसर हमेशा 90 डिग्री आएगा। अब वो कैसे आएगा अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, तो वेक्टर वगैरह में मिल जाएगा। तो कई बार एक्सप्रेशन इस तरह का आपको लिखा मिलेगा, इफ p वेक्टर इक्वल्स टू cos t i कैप और sin t j कैप। या फिर कई बार क्या करेगा, ये ऊपर जो दिया है वो इस तरह से ना देके, इस तरह से देगा कि px दिया है आपको cos t
और जो पी वाई दिया है वो आपको साइन टी दिया है। बात एक ही है, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे ना देके कंपोनेंट के फॉर्म में दे देगा और कहता है देन फाइंड एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब बच्चे को कुछ जिन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं पढ़ा हो, मान लो कोचिंग वगैरह ना करी हो या आइडिया ना हो, तो उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ फ़ोर्स हम कहाँ से लेके आए। में मोमेंटम तो दिया है, एंगल तो बाद में निकालेंगे, पहले फ़ोर्स का तो पता लगे। तो अब इसमें करना क्या होगा, आपको फ़ोर्स निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको फ़ोर्स मिल जाएगा और इसका आंसर मैंने बताया 90 डिग्री आता है। कैसे आएगा वो अभी देख लो। इस टाइप का फॉर्म लेकिन होना ज़रूरी है, कॉस और साइन का फॉर्म होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का साइन टी आई कैप और कॉस टी जे कैप, साइन टी आई कैप और कॉस टी जे कैप, ठीक? अब देखिए आगे एंगल निकालने का हमने तरीका सीखा था। 2 वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच में एंगल होता था कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यहाँ आप एफ डॉट पी कर लो और अपॉन एफ पी, है ना? एफ डॉट पी, तो अब एफ डॉट पी करेंगे तो आई का आई के संग, जे का जे के संग होता है। तो कॉस टी और साइन टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी कॉस टी और इधर आएगा आपका साइन टी कॉस टी प्लस में। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी, कट जाएँगे दोनों, प्लस माइनस में है, ये कट गए। और नीचे अगर आप निकालोगे तो एफ की वैल्यू भी 1 आएगी और मैग्नीट्यूड यानी और मोमेंटम का भी 1 आएगा, ओवरऑल ये 0 हो गया। अब आप देखिए कॉस थीटा क्योंकि 0 हो चुका है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब इसी में थर्ड लॉ पे हम जाएँ उससे पहले कुछ बातें और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मोमेंटम इम्पल्स। इसको भी यहीं डिस्कस थोड़ा-सा करते हुए चलते हैं। मोमेंटम के बारे में बताता हूँ, इम्पल्स के बारे में। वैसे मोमेंटम तो आपको पता है P इक्वल्स टू mv होता है, बट एग्ज़ैक्टली है क्या मोमेंटम? तो मोमेंटम क्या है? टोटल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी बॉडी में टोटल मोशन कितना है? अब ये टोटल मोशन का मतलब क्या है? टोटल मोशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अलोन मोशन को आप वेलोसिटी से डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें मास का भी रोल है, ठीक है? अब मास का रोल किस तरह से, तो आप समझो कि एक दीवार पे आपने एक बुलेट को फायर किया। पहले समझो मेरी बात को। एक दीवार पे बुलेट को फायर किया तो बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा होती है तो दीवार में जब बुलेट टकराएगी तो दीवार को डैमेज कर देगी, ठीक है? अब बुलेट की जगह हमने वहाँ पे एक अ, बाइक को लिया और बाइक कम स्पीड से आई और दीवार में टक्कर मारी और दीवार को डैमेज कर दिया। और मान के चलिए इम्पैक्ट करीब-करीब सेम था, लेकिन बाइक की स्पीड बुलेट के बराबर नहीं होगी, मास लेकिन ज़्यादा होगा, लेकिन इम्पैक्ट देखने में सेम आ रहा है। तो मोमेंटम को न्यूटन ने डिफाइन किया कि किसी फ़ोर्स का इफ़ेक्ट देखने के लिए। जैसे मैंने कहा ना बुलेट जब टकराई, तो बुलेट टकरा के दीवार को तोड़ दिया और इसकी जगह आपने एक बाइक ली और बाइक को लाके टक्कर मार दी और दीवार को तोड़ दिया। दोनों का इम्पैक्ट एक जैसा है, लेकिन एक में मास ज़्यादा है और एक में वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो मोमेंटम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ़ॉर्मूला तो सबको पता होता है, फ़ॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, बट क्या है एग्ज़ैक्ट क्या है, उसका फ़ील क्या है? फ़ॉर्मूला ही तो पता है। तो हम इसको कहेंगे इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल मोशन, टोटल मोशन इन अ बॉडी, इन अ या टोटल मोशन पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं इसको, मोमेंटम भी थोड़ा-सा समझते हैं। concept of momentum concept of momentum was given by concept of momentum was given by Newton
concept of momentum was given by Newton to understand the effect of force. Understand the effect of force. It is the measure of total motion. Total motion possessed by. It is the measure of total motion possessed by a moving body. Possessed by a moving body. एक मूविंग बॉडी में जो टोटल मोशन होगा, टोटल मोशन को मैंने अभी आपको समझाया। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ भाई, तो अब देखिए इसमें है। हाँ, तो अब देखिए इसमें मोमेंटम इज द टोटल मेजर ऑफ टोटल मोशन possessed by a मूविंग बॉडी। अब इसके बाद में देखिए, इसी से रिलेटेड है एक टर्म, इम्पल्स। इम्पल्स या इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। मोमेंटम होता है आपका P इक्वल्स टू mv, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर में हम ऐसे लिख सकते हैं mv। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसे हाई फाई सवाल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इम्पल्स वगैरह मिला लिया जाए, काइनेटिक एनर्जी वगैरह के कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें वेरिएशंस हम कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए आगे एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, और वो है इम्पल्स। ठीक है। तो इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
द टाइम इंटरवल, it is equal to the product of force and the time interval for which force is applied. Force is applied. ठीक है। अब देखिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फोर्स और शॉर्ट टाइम इंटरवल हो। ऐसा जरूरी नहीं कि टाइम इंटरवल शॉर्ट ही हो। जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई शॉर्ट टाइम इंटरवल, उसको इम्पल्स कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी बॉडी को फोर्स लगा के खींच रहे हैं और मान लीजिए 10 सेकंड तक खींचा या 1 मिनट तक खींचा, तो भी वो जो टाइम इंटरवल है, वो स्मॉल नहीं है। और वहाँ जो फोर्स है और मल्टीप्लाई करेंगे जब टाइम से, मान लीजिए 1 मिनट मैंने कहा, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा एफ डेल्टा टी वाला, ये प्रोडक्ट इम्पल्स देगा और इसमें टाइम इंटरवल छोटा नहीं है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। कई बार ये सोचते हैं किताबों में लिखा होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टाइम इंटरवल, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम इम्पल्स लगाते हैं या निकालते हैं तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है। और मोमेंटम में जो चेंज होता है, वो उतनी देर में होगा जितनी देर के लिए फ़ोर्स हमने लगाया, वो चाहे भले ही टाइम कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है? तो अब देखिए इसमें, तो इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ़ोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर व्हिच फ़ोर्स इज़ एप्लाइड। इट इज़ आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इसको निकालना हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं F इक्वल्स टू dP अपॉन dt। ठीक है? या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो अब यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो F dt इक्वल्स टू dP, और इसे हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये इम्पल्स मिल जाएगा I। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये है जो सेकंड वाला लिखा हुआ है, F डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा P, दिस इज इक्वल टू I। दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा ही फर्क है। आप देख रहे हैं कि एक में मैंने dt लिया, एक में डेल्टा T लिया है। तो पहला जो फॉर्मूला है, पहले वाले फॉर्मूले में ये तब लगाना है जब फोर्स वेरिएबल हो, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। और दूसरा वाला तब लगाना है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन वाला जो आ गया व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। और इम्पल्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ से जब इंटीग्रल डीपी आप करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रहा है। आप यहाँ देखिए, मोमेंटम के बराबर नहीं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मैंने लिखा है। कई बार क्वेश्चन में ये भी काम आ जाती है फैक्ट। अब देखिए इसमें इम्पल्स का ऐसा यूनिट अगर हम देखें, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम वाला होगा या फोर्स इनटू टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप इसका लिखें तो वो एम एल टी माइनस वन मोमेंटम वाला, और एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ऐसे करके, ये, तो इम्पल्स का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा, या मैं कहूँ वही होगा जो कि चेंज इन मोमेंटम का होगा। अब यहाँ फिर एक पॉइंट आ जाता है, तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बच्चा मिस्टेक करता है। वो सोचता है कि इम्पल्स का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है, एकदम गलत। सही जवाब है इम्पल्स का डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है। और ध्यान रखना, चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ ये बात जरूरी हो जाती है क्योंकि ऑप्शन में क्लेवरली अगर वहाँ ऑप्शंस रखे गए हैं तो बच्चा वहाँ मिस्टेक कर आएगा। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है कि हम तो ये टिक करे आए थे, हम तो यही समझ रहे थे, और वो बाद में फिर पता लगता है कि ये चीज़ सेम नहीं है। तो ये भी आप लिख सकते हैं और इसको ध्यान भी रखना है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स
is same as the direction of force, same as the direction of applied force, or along the direction of change in momentum. Direction of impulse is same as the direction of applied force रह गया, और along the direction of change in momentum. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो, तो ये पूरे टर्म को आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, मान के चलिए इनिशियल मोमेंटम जीरो हो, तो फिर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो फाइनल के बराबर आएगा, तो फिर इम्पल्स का डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो ये चीज गौर करने की है, ध्यान देने की है कि इम्पल्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज इन मोमेंटम के अलोंग होगा, न कि मोमेंटम के। आ सकता है अगर मान के चलिए इनिशियल मोमेंटम जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंट। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को भी देखें इम्पल्स का, और ये है इंटीग्रल एफ डी टी। और अगर इंटीग्रल एफ डी टी है तो इसका मतलब क्या है? तो अगर आप देखें यहाँ, अगर हम ग्राफ बनाते हैं एफ और टी में, ठीक है, तो आपको मैंने तीन ही चीजें सिखाई थी, अभी कुछ ही दिन पहले बताया था कि ग्राफ में सिर्फ तीन चीजें समझने की हैं। एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक स्लोप ऑफ द कॉर्ड, और दूसरा एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ देखिए एफ और टी में जो ग्राफ आएगा, कैसा भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, एफ और टी में, ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया आएगा, दैट एरिया विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये एरिया अंडर कर्व है, या मैं कह सकता हूँ इम्पल्स की जो वैल्यू आएगी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव यू इम्पल्स, विल गिव यू इम्पल्स। तो इम्पल्स अगर हमें निकालना हो तो बहुत आसानी से निकल आएगा। अगर हमें एफ और टी के बीच में ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया हम निकाल लेंगे, और वो टाइम इंटरवल वगैरह बता रखा होगा कि इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ अगर है तो इम्पल्स आप वहां से निकाल सकते हैं। अब इम्पल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को हिट कर देते हैं, किसी को हिट कर देते हैं। इम्पल्स के एग्जाम्पल में ज्यादातर हम वो लेते हैं जिसमें शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, लेकिन ये सोचना गलत है कि इम्पल्स शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टाइम इंटरवल, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बताया कि किसी ब्लॉक को भी आप खींचे जा रहे हो, तो भी इम्पल्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो सिंपली फोर्स इनटू टाइम करके निकाल सकते हैं, और टाइम स्मॉल ही होगा जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे एग्जांपल रियल लाइफ में इम्पल्स के जब देते हैं तो उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आप केसेस आप देखोगे जिसमें टाइम शॉर्ट टाइम के लिए होगा। जैसे आपने किसी को हिट कर दिया, चांटा मार दिया, घूंसा मार दिया, तो शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी से कांटेक्ट हुआ, चांटा लगाया। या मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल को जब किक करते हैं तो फुटबॉल और आपके पैर के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट होगा, तो आप वहाँ आप एक इम्पल्स देते हैं और फुटबॉल में मोमेंटम चेंज हो जाता है, मोशन आ जाता है। या क्रिकेट की बॉल है, सामने से जब आती है तो आप मान लीजिए खेलते हैं, बॉलर जो है वो बॉल थ्रो करता है और इधर से आप बैट से हिट करते हैं, तो उसमें भी बैट और बॉल के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, और आप देखते हैं कि बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो वो भी एक इम्पल्स का एग्जाम्पल है। या आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल में स्मैश वगैरह जब मारते हैं, ठीक है, अगर खेले होंगे, या बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में रैकेट से शटल को हिट करते हैं, सामने से प्लेयर आपकी तरफ शटल को हिट करके भेजता है, तो इधर से आप जब रैकेट से हिट करते हैं तो क्या होता है, शटल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब इम्पल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और यहाँ ये जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर फॉर्मूला इम्पल्स का, ये इम्पल्स आई इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, या फिर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी
डेल्टा पी। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं इसको। इट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सिंपल है, बस एक नाम है, क्वेश्चन में यूज हो जाता है। जब क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं। थ्योरी का पार्ट तो इसमें इतना ही है। इसके कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई बॉल को कैच करते हैं, तो कैच करते समय हम हाथों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ऐसा करके हम क्या करते हैं, डेल्टा टी टाइम को बढ़ा देते हैं और उससे फोर्स फिर कम आता है। हमारे हाथों पे फोर्स कम लगता है, चोट कम लगती है। या इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं, तो लॉन्ग जंप में तो जो मिट्टी होती है उसको लूज़ कर दिया जाता है, सॉइल होती है, हार्ड ग्राउंड नहीं होता, उसको लूज़ कर दिया जाता है, जिससे जब आप उस पे गिरें, तो आप उसमें धँस जाएँ थोड़ा-सा और वो टाइम आपका बढ़ जाए, टाइम डिले, जिससे आपके पैरों में चोट कम लगे, फोर्स कम लगे। इसी तरह से हाई जंप वगैरह करते हैं, तो आपने देखा होगा नीचे कुशन वगैरह, गद्दे वगैरह डाल दिए जाते हैं, कि जब आप उस पे गिरें, तो वो थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाए, डिले हो जाए और जब प्रोसेस डिले हो जाएगा, तो आपके पैरों में या शरीर में चोट कम लगेगी। ठीक है? या आप जैसे कार वगैरह है, बाइक है, उनमें शॉकर्स देखते हैं, तो शॉकर्स क्या होते हैं, जब किसी मान लीजिए वैसे रोड से जाते हैं जहाँ रास्ता खराब है, ऊबड़-खाबड़ रास्ता होता है, तो वहाँ उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगी, उस शॉक को डिले कर देगी और वो कंप्रेस होगी, तो वो वहाँ आपको बाउंस वगैरह कम महसूस होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल आपको इम्पल्स के मिल जाएँगे। मैं यहाँ कुछ और एग्ज़ाम्पल आपको कराता हूँ, ठीक है? इसमें सबसे कॉमन एक एग्जांपल जो पूछा जाता है, वो ये है। जैसे एक बॉल को मैंने यहाँ से गिराया, बॉल का मास m है और ये बॉल टकराती है और टक्कर के बाद मान लेते हैं उसी स्पीड से बाउंस भी करती है। तो आपको बताना है इम्पल्स, दूसरा बताना है चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम पहले ले लेते हैं, इम्पल्स इसके बाद में ले लेंगे। ठीक है? चेंज इन मोमेंटम बताना है, दूसरा बताना है इम्पल्स, और तीसरा, अगर मान लो ये बॉल शॉर्ट टाइम के लिए, इफ बॉल रिमेन इन कांटेक्ट विद सरफेस फॉर टाइम टी, टी टाइम के लिए सरफेस के कांटेक्ट में रही, तो देन फाइंड फोर्स exerted by surface, exerted by surface on ball। ठीक है? सिंपल सा ही क्वेश्चन लिया है, मैं इसके बाद और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने पूछा चेंज इन मोमेंटम, दूसरा पूछा मैंने इम्पल्स, तीसरा पूछा बॉल रिमेन इन कांटेक्ट विद सरफेस फॉर टाइम टी, यानी बॉल ग्राउंड के संपर्क में रही टी समय के लिए, तो फोर्स कितना ग्राउंड ने या सरफेस ने लगाया। इसका उल्टा भी पूछ सकता था कि बॉल ने सरफेस पे कितना लगाया, तो सेम ही आएगा। न्यूटन का भी थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एक्शन का रिएक्शन होगा तो सेम आएगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। तो अब इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि चेंज इन मोमेंटम तो सर पहले जब टकराया था, उस समय जो मोमेंटम था वो mv था और सर फाइनल मोमेंटम भी mv ही होगा, क्योंकि आपने बताया कि वेलोसिटी सेम ही रही है, कोलिजन इलास्टिक मान लो, ऐसा हो सकता है। तो सर जब डेल्टा p निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है कि चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया, 0 नहीं होगा, बल्कि ये 2mv आएगा। और 2mv कैसे आएगा? क्योंकि आपको डायरेक्शन लेना चाहिए। सामान्यतः हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो ये प्लस साइन के साथ, और इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ है,
साथ। तो अब जब डेल्टा पी लिखोगे तो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल में आई कैप जे कैप नहीं लिख रहा हूँ इसमें, सिंपल मैंने कर दिया है, बस साइन ले लिए तो ये आपका प्लस एम वी आ जाएगा और माइनस माइनस एम वी आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 MV डेल्टा पी। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में इम्पल्स पूछा है, हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स बराबर होते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी यही हो गया, यही इम्पल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट इसी में आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि फोर्स बताइए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि डेल्टा पी हम निकाल चुके हैं 2 MV और टाइम दे दिया क्वेश्चन में कि टी समय के लिए इसके कांटेक्ट में रही, तो फोर्स ये आ गया। अब कुछ बातें यहाँ समझने की हैं, छोटे-छोटे डिटेल्स। जैसे इम्पल्स तो मैंने निकाला, बट सवाल ये है कि ये इम्पल्स किसने दिया? तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो बॉल के लिए पूछा जा रहा है कि फ्लोर के लिए या फर्श के लिए या सरफेस के लिए पूछा जा रहा है। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में कि इम्पल्स मुझे बताना है बाय फ्लोर, क्योंकि इम्पल्स का मतलब है कि फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम के लिए या किसी गिवन टाइम के लिए। तो वो फोर्स, अगर आप ध्यान दें, फोर्स जो लगाया है तो सरफेस ने लगाया है बॉल पर और बॉल ने लगाया है सरफेस पर। तो यहाँ वैल्यू तो यही आएगी इम्पल्स की और मोमेंटम की। बट अब यहाँ सवाल ये है कि जो इम्पल्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैंने ऊपर ही लिखा है कि इम्पल्स का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का होता है। तो अब ये डिपेंड करेगा, मैंने केवल इम्पल्स पूछा है। मैं अगर ये पूछूँ कि फाइंड द इम्पल्स गिवन बाय सरफेस टू द बॉल, तो आप सिंपल ये समझो कि सरफेस ने जो फोर्स लगाया होगा, वो ऊपर की तरफ लगाया होगा बॉल पर, ऊपर की तरफ फोर्स अगर लगाया होगा, ठीक है? तो इम्पल्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा अगर पूछा जाए इम्पल्स बाय द सरफेस, इम्पल्स गिवन बाय द सरफेस अगर पूछा जाता तो वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि फ्लोर ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है। लेकिन बॉल किधर लगाई होगी? बॉल ने फोर्स फ्लोर पे नीचे की तरफ लगाया होगा। तो अगर पूछा जाता कि इम्पल्स गिवन बाय द बॉल या इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल टू द सरफेस, तो वो फिर नीचे की तरफ आ जाता, वो फिर नीचे की तरफ आ जाता। ध्यान रहे, मैंने अभी इसमें लिखा नहीं है, तो आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। अगर बॉल ने सरफेस को कितना दिया तो डाउनवर्ड दिया और इतना ही दिया 2 MV। और अगर पूछा जाए कि सरफेस ने कितना दिया तो इतना ही 2 MV दिया, लेकिन किधर दिया, ऊपर की तरफ दिया। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी और फोर्स का डायरेक्शन भी उसी के हिसाब से आ जाएगा। ये आपका इम्पल्स आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। इसमें एक केस और बनता है जो जानना ही चाहिए आपको, कि अगर मान लो पीछे वाले क्वेश्चन में, इसी में ऊपर वाले में, अगर कोलिजन इन इलास्टिक है परफेक्टली, यानी पूरी तरह से परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब हो गया कि बॉल टक्कर के बाद बाउंस ही नहीं करी, चिपकी रह गई। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ बॉल डज नॉट रीबाउंड, अगर बॉल रीबाउंड नहीं करती है तो, इफ बॉल डज नॉट रीबाउंड, तो बॉल आके टकराई और टकराने से पहले इसका मोमेंटम mv होगा, लेकिन टक्कर के बाद चिपकी रह गई, यानी बाउंस नहीं करी। अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया और इनिशियल मोमेंटम माइनस mv है। तो चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे, अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं किया, आप लिख लें, देन फाइंड चेंज इन मोमेंटम, और जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वही इम्पल्स आ जाएगा। तो अब जब आप डेल्टा पी लिखेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो फाइनल 0 माइनस और माइनस mv, तो ये आ जाएगा आपका mv। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ 2 MB आया था और यहाँ MB आया था, इस बात को ध्यान रखना।
आगे के चैप्टर्स में भी क्वेश्चंस वगैरह हम जब पढ़ेंगे, वहाँ ये काम आएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये वाला जो केस था, पहले वाला, इतना सब जानते हैं बच्चे, ये वाला केस है इलास्टिक कोलिजन का। और ये वाला केस है प्लास्टिक कोलिजन का। प्लास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, है ना? तो आप एक बात आगे के लिए ध्यान रखना कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, तो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो 2 एमवी होगा इस केस में। और जब प्लास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम में चेंज केवल एमवी होगा, आधा होगा। यानी अगर मान लो दोनों केस में बॉल जब रेस्ट में आई, सेकंड वाले केस में, फर्स्ट में तो टाइम टी दे दिया है, दूसरे वाले में बॉल को रेस्ट में आने में भी टी समय लगा, मान के चलिए टी टाइम लगा, तो फोर्स किस में ज्यादा लगा होगा? तो फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा लगेगा। आप देखेंगे वहाँ मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ है सेम टाइम में। मान लो ये सेम टाइम दिया है क्वेश्चन में, तो फिर फोर्स जो लगेगा वो इलास्टिक कोलिजन में ज़्यादा लगेगा। प्लास्टिक कोलिजन से डबल लगेगा। प्लास्टिक कोलिजन में आया केवल एमबी और यहाँ आया 2 एमबी। ये बात ध्यान रखने वाली है और क्वेश्चन में आगे काम आती रहेगी। ठीक है? छोटा-सा क्वेश्चन है लेकिन इसका यूज़ आगे आप देखेंगे। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, फिर इसी में एक मिलता-जुलता सवाल है, जो आपने देखा होगा, किया भी होगा। मैं थोड़ा-सा वो भी ले लेता हूँ। जैसे ये एक सरफेस है और एक बॉल है एम मास की, ये सरफेस पे आके टक्कर करती है और बाउंस करके इधर चली जाती है। ठीक है? बाउंस करके इधर चली जाती है। तो अब इसमें ये वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है? और ये आपका ये मास दिया है और मान लो थीटा के एंगल पर ही बाउंस करके चली गई। तो अब इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेगा कि बताइए कितना मोमेंटम में चेंज हुआ या कितना इम्पल्स आया? और मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है? तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम और दूसरा इम्पल्स, और चाहो तो तीसरा फोर्स एक्सर्टेड बाई, वो आप निकाल लोगे अगर आपको टाइम भी दे दिया जाए। तो ये मेन 2 है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या आप? सबसे पहले तो जो बॉल आई है उसके मोमेंटम के 2 कंपोनेंट कर लिए जाएँ। तो एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल आएगा। ये एंगल आपका थीटा होगा, आप ध्यान से देखें तो। और इसमें ये एंगल थीटा है, तो अब ये आ जाएगा आपका कितना? mv cos थीटा, और ये आएगा आपका mv sin थीटा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप इसके 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। अगर गौर करें तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा और इसे आप कह सकते हैं mv cos थीटा और इसे mv sin थीटा। अब आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए आई कैप जे कैप और मान सकते हैं। मान लो ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये आई कैप और ये जे कैप है, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान सकते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इनिशियल मोमेंटम बताइए, तो इनिशियल मोमेंटम में आप देखेंगे mv sin थीटा, एक्स एक्सिस के या आई कैप के अलोंग है तो ये आ जाएगा। लेकिन mv cos थीटा नीचे की तरफ है, mv cos थीटा का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो माइनस mv cos थीटा जे कैप। इसी तरह से जब आप फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम में ये आएगा आपका mv sin थीटा आई कैप और mv cos थीटा ऊपर की तरफ है, तो mv cos थीटा जे कैप। तो जब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और यहाँ पे आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे तो आप देखिए कि जो साइन वाले कंपोनेंट है वो कट जाएंगे। ध्यान से देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 mv cos थीटा जे कैप।
इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो माइनस एम वी कॉस थीटा है वो प्लस हो जाएगा और वो नीचे वाले एम वी कॉस थीटा से ऐड होके हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा 2 एम वी कॉस थीटा जे कैप। ये जे कैप डायरेक्शन भी बता रहा है कि मोमेंटम में जो चेंज का डायरेक्शन है वो इधर है और इसी को मैं इम्पल्स के बराबर भी बोल सकता हूँ, आप समझिए। तो इम्पल्स का डायरेक्शन भी आ गया, बट ध्यान रहे ये इम्पल्स किसने दिया? फ्लोर ने दिया। फ्लोर ने बॉल को दिया, बाई फ्लोर या सरफेस टू द बॉल, ऊपर की तरफ। अगर यही पूछा जाता कि बॉल ने फ्लोर को कितना दिया तो वो नीचे की तरफ आता, माइनस जे कैप आता। इसका मैग्नीट्यूड आ गया ये 2 एमवी कॉस थीटा और डायरेक्शन आ गया जे कैप। आप देख सकते हैं तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आ गया। बहुत कॉमन सा सवाल है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ इम्पल्स से रिलेटेड। जैसे ये एक डिस्क है, डिस्क ऑफ मास एम, डिस्क ऑफ मास एम और ये एक टॉय गन है। ये टॉय गन से क्या कर रहे हैं? बुलेट फायर करी जा रही है इस पे। ठीक है। टॉय गन से बुलेट फायर करी जा रही है, ये बुलेट टकराती है और टकरा के वापस आ जाती हैं, ऐसे मान के चलिए। और जो बुलेट्स हैं छोटी छोटी बुलेट हैं प्लास्टिक की और उनका मास एम है, वेलोसिटी वी है। तो क्या देखते हैं कि इसमें जब फायरिंग करी जाती है तो ये हवा में डिस्क फ्लोट करती रह जाती है, यानी नीचे नहीं गिरती है, ये हवा में तैरती रह जाती है डिस्क। ये डिस्क हवा में तैरती हुई रह जाती है। तो आपको बताना है कि इससे गन से पर सेकंड कितनी बुलेट फायर करी जा रही है। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, कॉमन सा सवाल है, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम टॉय गन। बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम टॉय गन ऑन डिस्क। ठीक है। दे rebound with सेम स्पीड, यानी जिस स्पीड से टकराती हैं उसी से लौट आती हैं। तो इसमें एक बात समझने की ये हो गई, जो पीछे वाला क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये इलास्टिक कोलिजन का केस हो गया। तो यहाँ बुलेट का जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो 2 एमवी आएगा, 2 एमवी आएगा। दे रिबाउंड विद सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन विद दिस। ठीक है। बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम टॉय गन ऑन डिस्क, दे रिबाउंड विद स्पीड, विद सेम स्पीड, सॉरी सेम स्पीड रह गया, सेम रह गया, सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन विद डिस्क इफ mass of each bullet, if mass of each bullet is m and speed is v and disk remain stationary in air। देखिए कैसे आप समझने की कोशिश करिए। इस पे जब लगातार ये डिस्क हवा में तो ऐसे रह नहीं सकती थी, नीचे गिर जाती ग्रेविटी की वजह से। तो हो क्या रहा होगा, जब हम इस पे बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट लगातार तड़ 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 करके इसमें टक्कर करेंगी, टकराएंगी। तो उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या करेगा, इतना होगा कि इसका मास, तो जो सॉरी वेट है डिस्क का, mg उसे बैलेंस कर पाए। तो ये हवा में सस्पेंडेड रहेगी। ठीक है डिस्क। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड, फाइंड द
नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। पर सेकंड कितनी बुलेट फायर करी गई ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ये जो डिस्क है, इसका डिस्क का अपना वेट होगा नीचे की तरफ mg, कैपिटल mg। और आपको अभी जैसे पीछे मैंने समझा दिया वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा, जो फोर्स को मैं लिखूंगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा पी की वैल्यू मैं पहले से जानता हूँ। ये फोर्स कैसे लगा, जब बुलेट टकरा रही होगी तो फोर्स लगाई कि नहीं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर से बॉल आ रही थी, टक्कर करती तो नीचे की तरफ फोर्स लगाती थी फर्श से। अब यहाँ पे बुलेट नीचे से आ रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे डिस्क पर, और ये फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब मैं क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, मैंने क्या कहा था, ये काम आ जाएगा मोमेंटम में चेंज, क्योंकि बुलेट कहा है क्वेश्चन में बुलेट टकरा के बाउंस कर रही है, रिबाउंड कर रही है सेम स्पीड से यहाँ पे। तो 2 mb, और मान लो n बुलेट टकरा रही है एक सेकंड में, जो पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ इक्वेशन ये बनेगी कि जो इम्पल्स सॉरी फोर्स आया वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये आ गया 2 mb इंटू एन अपॉन डेल्टा टी, राइट। 2 mb इंटू एन अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें एन अपॉन डेल्टा टी और ये पूरा एक्सप्रेशन जो आ गया, तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा mg बराबर होगा 2 mv एन अपॉन डेल्टा टी। इसमें एन अपॉन डेल्टा टी हमको निकालना है। ध्यान रहे नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड हमको निकालना है। तो बस ये आ गया आपका कैपिटल mg अपॉन 2 स्मॉल mv। ये स्मॉल m मास है, ये मैंने दे दिया बुलेट का। स्मॉल m बुलेट का मास है, स्पीड v है, और नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड पूछा था, तो वो आ गया mg अपॉन 2 mv, कैपिटल mg अपॉन 2 mv। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा और आपको पूछा जाएगा, फिर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक सवाल और इसमें मैं बताता हूँ आपको। सेकंड, आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर कहीं कुछ छूट रहा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, कहीं डाउट आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। बाकी जो बच्चे कर नहीं पा रहे, नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है, उनके लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप देख लेना वहीं से, वही एक ही चैनल है, वहाँ पे आप देख लेना। थोड़ा-सा मैंने आपको बताया मदर की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनको आज डॉक्टर के पास दिखाना है, और डॉक्टर भी आजकल से ज़्यादातर 2 बजे तक बैठते हैं। अब मेरी क्लास ढाई बजे खत्म होती थी, ऑफ़लाइन वाली, फिर वो पॉसिबल ही नहीं था। तो कुछ प्रायोरिटी हैं, उनको हम अ, टॉप प्रायोरिटी हैं, क्लास बाद में भी हो जाएगी, ऑनलाइन भी हो जाएगी, है ना? तो चलिए हो गया, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि जैसे ये दीवार है और यहाँ से पानी, एक पाइप है, और इस पाइप से पानी की बौछार करी जा रही है, ऐसे। और ये कहा है क्वेश्चन में कि पानी जब टकराता है तो टकराने के बाद ऐसे बिखर जाता है। यानी यहाँ से पानी जो आ रहा है, ऐसे बिखर जाता है ना? यानी बाउंस नहीं करता, ऐसे कह सकते हो। ये जो पाइप है, इस पाइप से पानी आ रहा है, और पानी की आने की जो स्पीड है दैट इज़ गिवन यू v, और ये जो है इसका पाइप का जो एरिया है, इसे मैं A कह रहा हूँ, ठीक है? और पानी की जो डेंसिटी है, वो रो है, ठीक है? और सामने जो वॉल है, इस दीवार पे टकरा के पानी बिखर जाता है साइड में, ऐसे
दोनों साइड में, आपको शायद फिगर से समझ में आ गया होगा। यानी कि बाउंस नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बाउंस नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पूछा जाता है ये सवाल कि बताइए पानी का जो जेट है, ये इसमें जैसे पानी हम दीवार पे मार रहे हैं, तो कितना फ़ोर्स इस पे लगा रहा होगा? जैसे आप देखते हो आजकल पुलिस वगैरह भी जो कई बार प्रदर्शन वगैरह जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें पानी का वो बौछार कर दी, भिगो दिया, तो कितना फ़ोर्स आता है, हाई प्रेशर से आता है, काफ़ी फ़ोर्स होता है और पीछे हटना पड़ता है जनता जो एजिटेशन वगैरह करती है, कोई प्रदर्शन वगैरह करती है तो, ठीक है? तो आपको बताना है फाइंड द फोर्स exerted by water jet वाटर जेट ऑन वॉल। दीवार पर आपको बताना है कि जो फोर्स कितना लगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट ऑन वॉल। तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है, तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला जो हम लगाएँगे, वो फॉर्मूला तो यही होगा F इक्वल्स टू dP अपॉन dt। बट यहाँ जब आप dP अपॉन dt लिखेंगे, तो यहाँ P की जगह जब mv लिखेंगे, mv, तो v यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो v को तो बाहर ले लेंगे और ये आएगा dm अपॉन dt। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है और इसका आइडिया मैं आपको पीछे दे चुका हूँ। बट मैंने क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें आपको दी हैं। पानी की डेंसिटी दी है, मैंने जो पाइप से एरिया जो इसका दिया है, पाइप से जो पानी आ रहा है, इस पाइप का एरिया दिया है A। तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं देने जा रहा हूँ। उस फॉर्मूले को आगे ध्यान रखना है और काम आ जाता है क्वेश्चन में। अब देखिए क्या होगा, एक तो ये फॉर्मूला हो ही गया। अब आगे देखिए इसमें F इक्वल्स टू V और जो dm अपॉन dt है, इसमें जो m है इसे मैं लिखूँगा डेंस मास है और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये V और ये V में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये V क्या है? वॉल्यूम, पानी का पर सेकंड जो आके टकरा रहा है, ठीक है? और आप इसमें जैसे केस अगर पानी बाउंस करता तो फोर्स में ट्वाइस का फैक्टर लेते, बाउंस करता। अब ये पानी साइड में बिखर रहा है, तो एक तरह से जैसे प्लास्टिक कोलिजन है, चिपका हुआ है, एक तरह से चिपका हुआ मतलब दीवार से कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा है। बाउंस करके वापस आता तो कांटेक्ट छोड़ता, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें एक तरह से प्लास्टिक कोलिजन टाइप का केस ले लिया, नहीं तो यहाँ पे फिर 2 का फैक्टर लेना पड़ता, 2 डीपी टाइप का। आपको बात समझ में आई हो शायद। तो ये V वॉल्यूम है और जो आगे लिखा है ये V वेलोसिटी है। इसमें रो डेंसिटी है, रो डेंसिटी बाहर आ गया और ये dV अपॉन dt। ये जो dV अपॉन dt है इसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड या वॉल्यूम जो आके इससे टकराएगा। अब देखिए ये जो dV अपॉन dt है, ये dV अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं AV। ये AV क्या है? अगर आपको याद आया, कभी पढ़ा होगा ज़रूर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, मैं समझा दूँगा कैसे आता है। अगर आपने कभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने देखा होगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। A एरिया होता था पाइप का और V वेलोसिटी होती थी और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड के लिए यूज़ होता था। फ्लूइड में यूज़ होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इनटू वेलोसिटी, और इसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर लेंगे कि मान लो वॉल्यूम हम इतना सा कंसीडर कर रहे हैं, आप पाइप को देखिए, ये इतना सा, ये, तो इसमें ये जो डिस लेंथ है, दिस लेंथ इज dx, ठीक है? ये लेंथ क्या है? ये लेंथ क्या है? dx। हाँ, बोलो कुलदीप। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस लिखा लिखा दिखाई दे रहा है। बेटा बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या मेरी? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? सबको प्रॉब्लम है यही? हाँ, बोलो, मैंने यहाँ से अलाउ कर रखा है। आप बोल सकते हैं अपनी तरफ से। आ रही है सर। प्रॉपर आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो कुलदीप देखो मोबाइल को चेंज करो, उसको वॉल्यूम वगैरह कम कर रखा होगा, बाकी बच्चों को आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे मेरे पार्ट से कोई गड़बड़ है, वो तुम्हारे पार्ट पे कोई दिक्कत होगी।
ठीक है, ओके सर। उस दिन भी यही दिक्कत थी, आज भी वही दिक्कत है, या तो वॉल्यूम कम कर रखा होगा तुमने। फुल है सर। तो देखिए dv अपॉन dt av हो गया, av, है ना। अब इसको समझने के लिए अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लो। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले वॉल्यूम समझो, छोटा सा वॉल्यूम dv, और वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ। देखो आपको ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हम इतना सा वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, ये वाला, ये एक सिलेंडर जैसा हो गया, और सिलेंडर में जो एरिया है ये तो इसका बेस हो गया, और जो dx है वो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। dx क्या हो गया, हाइट। dx हाइट हो गई, तो एरिया इंटू dx जब हम करेंगे, एरिया इंटू dx, ठीक है। एरिया इंटू dx, dv ये आ जाएगा a dx, dv इक्वल्स टू a dx। और इसको अगर हम dv को dt से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt, और इस dx अपॉन dt को हमने क्या लिख लिया, v, वेलोसिटी। तो वैसे अब पहली और आखिरी बार मान लो ये मैंने करके दिखाया आपको, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी एक एडवाइस है कि ये dv अपॉन dt को आप av लिखेंगे। v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, a क्या होता है, एरिया, और इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये आ जाएगा रो v, और ये आपका av, v वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया रो a v स्क्वायर, रो a v स्क्वायर, ये वाला फोर्स आ गया, F इक्वल्स टू रो a v स्क्वायर। एक चीज और समझो, ये काम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन में काम आएगा। ये जो सामने दीवार है, मान लो इस दीवार की जगह कोई ब्लॉक रखा होता, तो पूछ लेता कि बताइए ब्लॉक पे ये जो फोर्स लगा है, इसकी वजह से ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन आएगा। अभी दीवार है वो तो चल नहीं सकती, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक रखा होता, जैसे ये कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M, और यहाँ पाइप से आपने पानी की बौछार कर दी इस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, इसी में क्वेश्चन एक दूसरा हो गया, बाकी सारी चीजें तो वही है, मान के चलिए वेलोसिटी पानी की वही है, ये जो एरिया है वो a है, और डेंसिटी रो है, और आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ देर के बाद ये ब्लॉक जब चलने लगेगा तो फिर ब्लॉक की वेलोसिटी भी उसमें फिर देखनी पड़ेगी, क्योंकि पानी जो आ रहा है और ब्लॉक जब आगे जा रहा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी थोड़ा सा, वहाँ फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ब्लॉक में भी मोशन आ जाएगा। तो अभी यहाँ आपको बताना है फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता, सपोज करिए, तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करते, F इक्वल्स टू एम ए, और F की वैल्यू आप रखते रो ए वी स्क्वायर, अगर फॉर्मूला आता है, और इसमें एक्सेलरेशन को ए डैश कह रहा हूँ क्योंकि दो दो ए हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में ए डैश, है ना। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ए डैश, तो ए डैश मैंने लिखा, तो ए डैश एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई रो ए वी स्क्वायर बाई एम। तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, अगर बेसिक्स आपको क्लियर हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और हम थोड़ी देर में फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं एक ब्रेक दे देता हूँ क्योंकि लेंथी क्लास हो गई थोड़ा सा, और 2 घंटे की क्लास तो आप यहाँ पे ऑनलाइन और मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, देन वी विल कंटिन्यू अगेन। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ले लेता हूँ। एनएलएम का ये वाला लेक्चर हो गया, अगला वाला लेक्चर जो मैं लेने जा रहा हूँ 1 घंटे का, 10 मिनट का हम एक ब्रेक ले लेते हैं, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और फिर मैं आप कंटिन्यू करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को रोकते हैं, मैं 10 मिनट में फिर से कंटिन्यू करूँगा उसी लिंक से, आप कंटिन्यू कर सकते हैं।